तीन शब्दों में मैंने जो जीवन के बारे में सीखा है वो है इट गोज ऑन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पंक्तियां प्रेरित करती हैं हमें अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जिंदगी की वास्तविकता को समझते हुए इससे दोस्ती करने को। अपनी लाइफ जर्नी में हुए अनुभवों को सभी से बांटने को प्रेरित करता है हमारा ये प्लेटफॉर्म। तकनीकी मार्गदर्शन और एपिसोड निर्माण में मेरे सहयोगी ओम प्रकाश शर्मा। तो हो जाए बातें दिल की, सुषमा के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुषमा। कहते हैं संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। यस, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। संगीत ब्रह्मांड को आस्था देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। तो आज बातें उस विशेष शख्सियत से जिन्हें संगीत विरासत में तो मिला, लेकिन अपनी अनूठी पहचान बनाई उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा और शिद्दत से। प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की आपने इस अत्यंत कठिन साध्य गायकी पर अपनी कुशलता के कारण, अपनी मेहनत के कारण, और विश्व मानचित्र पर अपने राज्य को एक पहचान दिलाई इस गायकी के क्षेत्र में। नमस्कार डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग। नमस्कार सुषमा जी। पिछले लगभग 50 वर्षों से ध्रुपद गायन, लेखन, प्रशिक्षण, शोध, संगीत रचना, निर्देशन, विविध नवाचार और संस्थागत कार्यों में आपने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि क्या है ध्रुपद और क्यों इसे एक पुरुष प्रधान गायकी माना गया है? सिंपली यदि मैं कहूँ तो ध्रुपद इज ए सिंगिंग फॉर्म, एक गायन शैली है। जिस तरह से लाइट म्यूजिक को लें, सुगम संगीत में जैसे आप एक भजन होते हैं, गीत होते हैं, ऐसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो सबसे पुरातन जो आधारभूत गायकी है, जिसे हम पितृ रूप भी कह सकते हैं, जनक रूप भी कह सकते हैं, तो उसकी सबसे जो पहली शास्त्रीय संगीत जो पहली शैली है वो ध्रुपद गायकी है। जैसे इसके नाम से आपको प्रतिभासित होता है कि ध्रुव प्लस पद। ध्रुव वो होता है एक जगह स्थित या अटल, और पद का मतलब होता है ऐसा एक कंपोजिशन जिसमें सुर, ताल और साहित्य तीनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। किंतु हर इस तरह के कॉम्बिनेशन वाली जो गेय जो चीज होती है उसको हम पद नहीं कह सकते। जिस तरह से एक उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि हम महादेवी वर्मा क्या पद गा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोला जाता, बल्कि बोला जाता है कि सूरदास का पद गा रहे हैं, या हम हरिदास जी का पद गा रहे हैं, या मियाँ तानसेन जी का पद गा रहे हैं। तो पद का मतलब होता है उसका सबसे बड़ा जो एक जो स्वरूप होता है या उसकी खासियत होती है, वो होती है भक्ति। भक्ति के जो जितनी भी जो कविताएं होती हैं या पद्य होता है उसको पद कहा जाता है, जिसमें इन सुर, साहित्य और ताल तीनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। और ध्रुव का मतलब ये होता है, उसके कई अर्थ लगा सकते हैं, कि जिस तरह से एक फाउंडेशन होती है किसी मकान की, वो एक जब तक वो उस बुनियाद मजबूत मजबूत ना होगी तब तक उस एक इमारत अच्छी नहीं होती है या पुख्ता नहीं होगी। उसी तरह से ध्रुपद जो गायकी है वो एक फाउंडेशन का काम करती है, क्योंकि किसी भी जो गेय जो हमारे फॉर्म है उसमें सुर और साहित्य, ताल, जैसा मैंने कहा, ये तीनों ही जो तत्व होते हैं खास होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो हमारे जो सबसे पहला जो व्याकरण बना है, क्योंकि व्याकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से लैंग्वेज में जब तक व्याकरण आपका सही नहीं होगा, जब तक वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि अंग्रेजी में आप इसकी जगह वॉज बोल देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही ध्रुपद गायकी में राग राग की जो खासियत होती है, वो राग में क्या किस स्वर को बढ़त करना है, इसमें कितने स्वर लगाए जाते हैं, किस जगह उसकी बढ़त की जाती है, उसको नीचे मंद्र में करेंगे बढ़त या तार सप्तक में करेंगे, ये जो सारे नियम, और ताल का क्या छंद होना चाहिए, क्या मीटर होना चाहिए, उसमें लयकारी में दुगुन का जो गणित होता है, गणित भी बहुत बड़ी चीज है। उसमें जब तक गणित नहीं होगा, जब तक हम कहते हैं कि ताल में ताल नहीं मिलती, बेताले हो जाते,
हमारा जो सम होता है, जिसे हम म्यूजिकल लैंग्वेज में कहते हैं, उस सम तक, उस गणित का काम जब तक हमारा पुख्ता नहीं होगा, जब तक हम सम भी नहीं पकड़ पाएंगे। सम यानी पहली मात्रा। यदि 10 मात्रा का कोई सर्किल है ताल का और पहली मात्रा को पकड़ना है, तो हमको 10 मात्रा का गणित बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, और लय हमारी जो होती है वो बिल्कुल हमारी मतलब वो होना चाहिए कि बिल्कुल लयबद्ध होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और जैसे लय का मतलब होता है कि एक बीट से दूसरी बीट का जो अंतराल होता है वो बराबर होता है, दूसरे से तीसरे वाला बराबर होता है, और जब तक ये लय बराबर नहीं चलेगी, जब तक ताल नहीं बन पाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साहित्य का मतलब ये होता है लैंग्वेज में आपका जो है भाषा का उच्चारण क्या हो, भाषा का बनाव क्या हो, किस लैंग्वेज में हमारी जो ध्रुपद होती है उसमें ब्रज और पहले संस्कृत चलती थी, क्योंकि ध्रुपद हमारे यहाँ प्रबंधों से आया है। और इसका एक पुराना जो साहित्य जो काल है वो लगभग 500-600 साल पुराने से इसका एक काल है, उत्पत्ति का काल माना जाता है। और इसका जो विकास हुआ है लगभग 600 साल की है। तो संस्कृत सबसे पहले चलती थी, जिसे हम देववाणी कहते हैं। और हमारा जो ध्रुपद है वो वेदों पे आधारित रहा है, उसकी पूरी एक संस्कृति लेकर आया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, भाषा में कह सकते हैं कि ध्रुपद वो गायन प्रकार है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का सुर ताल साहित्य का जो व्याकरण है या उसका जो भी निर्माण है वो एक अपने अटल रूप में है, जो जो कि राग में उस तरह से ही बढ़ता जाएगा। यदि नहीं बढ़ता जाएगा तो राग बेराग भी हो सकता है, भंग हो सकता है। तो भारतीय जी। संगीत का आधारभूत जो गायकी है वो ध्रुपद कहलाती है। हम्म। और मेरा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि इसे हम पुरुष प्रधान गायकी क्यों मानते रहे हैं? जी देखिए, मैंने जैसा कहा कि इसमें भक्ति का तो पुट होता ही है, और इसमें भक्ति का मतलब भावपूर्ण तो होता ही है वो, किंतु इसका जो कलात्मक पक्ष यदि देखा जाए तो उसमें हमको ओज जो होता है, पौरुष जिसे कहते हैं, वो खास इसमें रोल अदा करता है। अब जैसे हम एक सिंपली एक चीज गाते हैं कि पूजन चली महादेव। अब ये तो है कि आपका भावात्मक पक्ष है ना, परंतु इसमें जो इसका विकास होता है, जो इसमें कलात्मकता जोड़ी जाती है, उसमें हमारे यहाँ गमक का खास रोल होता है, जो ध्रुपद गायकी में ओज। और दूसरा सांस का काम बहुत होता है, क्योंकि इसमें सीधा सच्चा स्वर की डिमांड होती है, क्योंकि राग का जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप होता है वो स्वर का, वो उसमें खास होती है। वो राग में श्रुत्यात्मक स्वरूप जो होता है उसको लेने के लिए हमको सीधा सच्चा स्वर लगाना बहुत जरूरी होता है। इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसमें कलात्मक होने के साथ साथ उसमें रागदारी पे पूरा फोकस रहता है। अब जैसे हम गा रहे हैं, शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर नररुंड माला माया महेश्वर शंकर। अब यहाँ ओज है। अब इस तरह की जो गायकी है, हमको 2.5 घंटा 3 घंटा पूरी पूरी रात भर हम इस ओज के साथ स्वर का काम करते हैं, ताल के साथ उसका जो है गणितात्मक, उसका लयात्मक जो पक्ष होता है वो हमको उसको बरतना होता है, साहित्य को उसमें पूरी तरह से ढालना पड़ता है, और आवाज का जो थ्रो होता है उसमें ओज का खास रोल होता है। तो ये एक महिला की जो प्रकृति होती है वो एक होती है, एक उसमें एक सौम्यता होती है या उसमें कोमलता होती है। उस प्रकृति से थोड़ा हटकर इसमें जो होता है ओज का काम, ताकत का काम, ये सब उसमें होता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रतिष्ठित ध्रुपद गायक विशेषज्ञ पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग की पुत्री और शिष्या आप हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि इस विधा की ओर जो आकर्षण का कारण था वो घर का माहौल रहा? देखिए, वो तो बहुत बड़ी भूमिका अदा ही करता है। किसी भी घर में यदि आपको विरासत में हमारे बुजुर्ग या पीढ़ी दर पर जो एक संगीत मिलता है वो तो एक बहुत बड़ी भूमिका अ, अदा ही करता है। किंतु यदि
सिर्फ यही होता तो बहुत बड़े-बड़े संगीतज्ञ हैं जिनके घर में उनके जो आगे की जो पीढ़ी है वो संगीत नहीं करती है। तो जी, इसका मतलब ये है कि आपको संस्कृति और संस्कार उस संगीत के किस तरह से दिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे हमारे माता-पिता जो दोनों थे, उन्होंने हमारे में किस तरह के संस्कार डाले हैं। तो उससे जो है मैंने अपने पिताजी जैसे पिताजी बहुत ही उत्कृष्ट साधक रहे हैं। हमने उनको 12-12, 15-15 घंटे रात-रात भर अभ्यास करते हुए सुना है। तो जी, उन्होंने हमको इस तरह के संस्कार बचपन से डाले कि हमको 4 बजे वो उठाते और हम जो 6 बहन-भाई हैं बहन और 1 भाई है, उसको 4 बजे हमारी बड़ी बहनों के साथ जैसे हम छोटे थे तो हमको उठाया जाता था। और सवेरे बैठने का हमको आदत डाली जाती थी और संस्कार दिए जाते थे उस संस्कृति और संस्कार से और दूसरा एक माहौल घर का वो एक बहुत बड़ा एक उसका एक भी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक योगदान होता है जैसे हमारे यहाँ हम लोग हवेली संगीत के हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी रही है ध्रुपद के कीर्तन स्वरूप होता है जिसे हम हवेली संगीत आजकल कहते हैं जी, पुष्टि के संगीत वो हमारे यहाँ हमारे घर में मंदिरों की सेवा होती थी कृष्ण भक्ति की और आठों याम में यानी भगवान को उठाने से लेकर शयन तक के उसमें कीर्तन के पद गाए जाते थे ध्रुपद की शैली के तो घर में उस तरह का एक भक्ति का भाव आना, रागदारी जो ध्रुपद के जो कीर्तन में जो होती थी, वो सब कान में जाती रही बचपन से। तो वो भी जी। एक आकर्षण रहा, वो अपने आप ही एक आत्मा में चला गया वो संगीत और हम हुँ, इस तरह का ही साहित्य अच्छा लगा क्योंकि साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट होता है उसका। तो साहित्य के संस्कार भी मिले, संगीत के भी संस्कार मिले, भाषा के भी मिले, ताल भी मिली छंद भी मिले यानी जो भी म्यूजिकल फैक्टर होते हैं वो बचपन से एक संस्कार के रूप में हुए है दूसरा पिताजी का जो संगीत है वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया उनका जो जैसे ध्रुपद को जो पुराने हमारे पिताजी की पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो उसमें काफी लड़न भिड़ंत भी करते हैं यानी लय का काम क्योंकि उस समय माइक्रोफोन्स नहीं होते थे एक दरबार जी, संगीत होता था तो जो आवाज का थ्रो होता था वो बहुत लाउड भी होता था ओज का काम भी होता किंतु मेरे पिताजी ने उसमें जो है कोमलता का भाव भक्ति का भाव भावात्मकता ये सब लाने की उसमें काफी उसमें पुट डाले हैं तो मुझे पिताजी का जो संगीत था वो बहुत आत्मिक लगता था तो वो संगीत मेरे अंदर बचपन से ही चला गया तो जब मैं जी, थोड़ी-सी बड़ी हुई, जब होश आया मुझे मतलब जैसे होश संभलने की बात होती है और लगा कि अब किस किस लाइन को हमको पकड़ना है। तो उस समय करीब 12-13 साल में रहे होंगे तो संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप निकली थी। उस ज़माने में कई सालों में एक कोई स्कॉलरशिप निकलती थी या प्रतियोगिता होती थी। तो जी, पिताजी ने जब निकला तो हमने भी सोचा कि शास्त्रीय संगीत में एक प्रतियोगिता निकली है। तो हमने पिताजी से कहा कि ध्रुपद हमको गाना है वहाँ एक्सपर्ट के सामने। तो पिताजी ने कहा कि ये आपका एक करियर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको इसमें पूरी लगन के साथ आना पड़ेगा क्योंकि ये एक ओज की गायकी है और आपको इसमें कई घंटों रियाज़ करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी तब आप इस क्षेत्र में चल सकते हैं। मैंने कहा कि क्योंकि थोड़ी-सी नेचर भी इस तरह की रही है कि बचपन से की जो चुनौतियाँ होती हैं यानी हमको लगता है कि ये क्यों नहीं हम कर सकते, एक स्त्री क्यों नहीं कर सकती, इस तरह का एक बचपन से क्योंकि मैं वनस्थली विद्यापीठ से भी पढ़ी हुई हूँ। तो जी, वहाँ महिला महिला जो है स्त्री शिक्षा या महिला शक्ति को हमेशा से वहाँ पर एक्सपोज़ किया जाता था या उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। तो एक संस्कार भी हुए थे, तो मैंने स कहा कि नहीं बाबूजी मैं ध्रुपद ही गाऊँगी। तो मेरे पिताजी ने मुझको ध्रुपद की तैयारी कराई और मैं उस समय पहला पुरस्कार मुझे भारत में मिला और सारे एक्सपर्ट्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग थे जिन्होंने मेरे को उस समय एग्ज़ामिन किया और मैं प्रथम आई। तो एक पुरस्कार मिला, आपको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, उस तरह से मेरी एक पहचान बननी शुरू हुई। तो मुझे वो भी एक मोटिवेशन मिला इस क्षेत्र में आने का। तो बहुत सारी राइट। थी जो मुझे इस क्षेत्र में लेकर आई। पूरी एक साधना की है आपने और मुझे लगता है जब छोटे होते हैं तो इन चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना एक बहुत बड़ी
भावना अंदर से आनी चाहिए उसके लिए। तो वो जो नन्ही मधु थी वो कैसी थी? मतलब क्या-क्या पसंद था उसे? हम आप हमें अपने बचपन के उन गलियारों में लेके चलें। कैसे मुश्किल होता था वो रियाज़? क्या मुश्किल होता था रियाज़ करना? या मन मचलता होगा कि नहीं मुझे भी औरों की तरह खेलना है या कुछ और करना है? देखिए बहुत यदि जीवन को व्यवस्थित किया जाए तो हम जीवन में मैं कहती हूँ कि बहुत सारी हम चीज़ों को एक साथ भी साध सकते हैं, है हुँ। ना? जैसे कि गेम्स का मुझे बहुत शौक होता था बचपन में, तो मैं हॉकी खेलती थी या मैं बैडमिंटन भी खेलती थी। हाँ। दूसरा लिटरेचर का मुझे बहुत शौक था, हिंदी भाषा का और अच्छे-अच्छे कवियों को सुनना या उनको उनकी कविताएँ पढ़ना या साहित्य पढ़ना, ये बचपन से मेरे को शौक भी रहा है और पिताजी ने भी काफ़ी साहित्य की ओर मुझे एक तरह से प्रेरित किया। वनस्थली विद्यापीठ में अच्छे-अच्छे साहित्यकार आते थे, अज्ञे जी आए, उनको सुनने के लिए हमको भेजा। नामवर सिंह जी आए, उनको सुनने के लिए हमारे पिताजी भेजते थे सब सुनने के लिए। ऐसे ही वनस्थली में पंचमुखी शिक्षा दी जाती थी। पाकशास्त्र भी सिखाया जाता था और जी। ब्लॉक प्रिंटिंग भी सिखाई सिखाई जाती थी कि अपने घर में चादरें कैसे ब्लॉक प्रिंटिंग करके बनाई जाएँ। तो हम लोग छपाई का भी काम करते थे और हुँ। कथक कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, ये सब हमारे अच्छे-अच्छे गुरु होते थे उस समय। तो तो मतलब एक सिस्टमैटिक जीवन का एक क्रम बाँधा हुआ था हमारे माता-पिता ने। तो हम लोग 4 बजे उठते थे, हमारा अभ्यास होता था, तालीम होती थी, उसके बाद जो होता था घर का काम हमारी मम्मी करवाती थीं, उसके बाद हम स्कूल कॉलेज चले जाते, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, वहाँ हम भाग लेते थे। एक कल्चरल वीक होता था, उसमें हम लोग एक्टिंग भी करते थे, हमको नाटकों में भी रखा जाता था, तो एक्टिंग का भी शौक रहा। क्या तो बात! हाँ, तो उस समय रामलीला में भी और हमारे यहाँ एक और होता था कि जब हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ रामलीला यानी जब दशहरा होता था, तो मोहल्ले से ही राम-सीता बनाए जाते थे, बच्चों को तैयार करके भेज दिया जाता था और डायलॉग बोलते थे। तो हमारे को मुझे क्योंकि मैं म्यूज़िक भी करती थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लोग देखते थे, तो मुझे वो राम बनाते, कभी सीता बनाते, तो हम लोगों को एक्टिंग वहाँ से भी एक शौक लगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक समय में आकर के कोई एक चीज़ को फिर अपना करियर बनाना होता है, किंतु आपके व्यक्तित्व के विकास में ये बहुत सारी जो फाइन आर्ट्स हैं या बहुत सारी जो विधाएँ हैं या कला जो क्षेत्र हैं, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बचपन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये बिल्कुल। मेरे माता-पिता ने इन सब चीज़ों और क्योंकि मेरा शौक भी था, मुझे इसमें रुचि भी थी इन सब चीज़ों में, तो ये सब हुआ। चित्रकला मेरा को बहुत शौक रहा, बचपन में मैं ड्राइंग में भी करती थी। मैंने एक उस बचपन में एक ताजमहल बनाया था और ताजमहल भी ऐसा बनाया था कि मैंने जब ताजमहल देखा तो वहाँ पास में कोई संगमरमर का काम चल रहा था। तो मैं उसके हुँ। टुकड़े उठा लाई और मैंने पूरा एक ताजमहल बना डाला। तो बहुत सारे शौक रहे हैं मेरे को, मतलब फाइन आर्ट्स पूरा मेरे को बहुत ही बचपन से पसंद रहा। और आपकी बातें सुन के वाक़ई इमेजिन कर रहे हैं हम कि वो छोटी-सी जो मधु थी उसने बहुत सारे कमाल किए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में। लेकिन हाँ, जो अपना नाम बनाया है एक राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका के रूप में, एक इंटरनेशनल सिनेरियो पर जो छाई हैं आप, तो वो बहुत कमाल की बात है। कि कठिन था वैसे एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी काबिलियत को साबित करना? क्या अनुभव रहा आपका? क्योंकि ऐसा होता है ना कि इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित गायकों के बीच ये सिद्ध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, मैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से यहाँ पहुँची हूँ। जी देखिए 20 लगभग 20 साल की उम्र तक मैंने खूब या 21 साल तक मानिए खूब सीखा। पूरा टाइम मैंने सीखने में लगाया, अभ्यास में लगाया और जैसे आज होता है ना कि थोड़ा-सा बच्चे को मैं कुछ प्रतिभा दिखने लग जाती है और कुछ गला तैयार हो जाता है, तो माता-पिता कहते हैं कि इनको टीवी चैनल्स पे ले जाइए या बड़े-बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं आजकल कॉन्टेस्ट, वहाँ पर बच्चे तुरंत जाना चाहते हैं। हमारे समय में ये साधना होती थी। जैसे एक होती थी ना कि आप एक बंद कमरे में एक साधना करिए। पुराने जो लोग होते थे काफ़ी साधना में समय लगाते थे तब पब्लिक में आते थे। ऐसे ही हुँ। मेरे साथ भी रहा कि मेरे पिताजी ने 21 साल तक ये मानिए खूब अपने साथ साधना कराई। किंतु मेरे पिताजी
बड़े बड़े समारोह में जहाँ भी गए देश भर में, तो वहाँ मुझे अपने साथ बचपन से, जब से मैं 12-13 साल की, ध्रुपद के क्षेत्र में मेरा, मैंने जैसा बताया था कंपटीशन में मैंने फर्स्ट लिया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बड़े-बड़े गुणीजनों को सुनना भी होगा, और पिताजी ने मंच पे भी तालीम दी कि मंच पे बैठ के कैसे गाया जाता है। तो जी। मेरे पिताजी ले जाने लग गए थे, और मैं गाने थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी वो स्वर लगाने के लिए कहते तो मैं लगाया करती थी। तो बहुत समय तक तो जैसे ये होता था कि अलग इंडिविजुअल मंच पे जैसे मैं नहीं गाई, मेरे पिताजी के पीछे ही मैंने स्वर लगाए, और बड़े-बड़े मंचों पर पिताजी ने बड़े-बड़े गुणीजनों के सामने जब मैंने अपने स्वर लगाए, तो गुणीजन भी देख कर के आश्चर्य करते थे कि एक ध्रुपद में और एक जो है एक बच्ची इस तरह से आई है कि जो बड़े अपने जो कहते हैं कि पूरे उसमें दबंगताई से आई है, और ध्रुपद के लिए जिस तरह का एक आप में एक वो होना चाहिए, पूरा कैलिबर होना चाहिए, वो लेकर के बच्ची आ रही है। और मेरे में बहुत संभावनाएं बड़े-बड़े लोगों ने सुनी, जितने भी ध्रुपद के लीजेंड्स रहे बड़े-बड़े, सभी के सामने मैं पिताजी के सामने बैठ कर के कभी-कभी थोड़े स्वर भी लगाए। तो ये हुआ है कि जब जाकर के मैं 22 साल, 21-22 साल में, जब एक अम्बेजोगाई में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ध्रुपद का फेस्टिवल हुआ था, तब जी। देश की पहली शास्त्रकार थी प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी, जो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की शिष्य होती थी। वो पहली शास्त्रकार थी महिला। हुँ। जितने भी हमारे संगीत में शास्त्रकार रहे, वो सब पुरुष रहे। तो उन्होंने उनके लिए भी, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे पिताजी के पीछे गाते हुए देखा, और मैं उस समय थोड़ा-सा पूरी रवानगी में थी, अच्छी तरह से अपनी चीज़ को पेश कर रही थी। पिताजी ने मुझे कई जगह भी दी, जब मैं जी। बड़े-बड़े जो पखावजी होते हैं, जिनके साथ गाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, वो उस समय नाना पानसे घराने के थे, उनके साथ मैं ध्रुपद मैंने गाई, और लक्ष्मीनारायण पंवार जी था उनका नाम। तो फिर मेरे को रात को जब हम लोग आ गए गा कर के, तो प्रेमलता जी ने मेरे बाबूजी से कहा कि मेरे बाबूजी को भट्टू भैया कहती थी, भट्ट जैसे हमारा सरनेम होता है, भट्टू भैया, जी। इस बच्ची को बहुत अच्छा आपने तैयार किया है। तो कल जो हमारा सवेरे सेमिनार शुरू होगा, इस बच्ची के गायन से होगा शुरू, वाह! है ना? मुझे पता ही नहीं था कि उनको इंडिविजुअल भी गाना होगा ध्रुपद, और इंडिविजुअल गाना यानी बहुत बड़ी बात होती है, चुनौती होती है उस उम्र में जाकर के। जब हुँ। ध्रुपद एक पौरुषीय गायकी है, और पखावज, क्योंकि एक और बात कहना चाहती हूँ कि पौरुष जो गायकी है, इसके साथ सिर्फ पखावज ही बजती है, तबला नहीं बजता हमारे यहाँ। तो पखावज का जो साउंड होता है ना, वो काफ़ी ओपन साउंडेड होता है। उसके जी। साथ महिला की कोमल आवाज़ को मैच करना एक बहुत ही कठिन काम होता है, और 2 ढाई की जो घंटे की जो कंसर्ट हो, उसमें पखावज के साथ आपकी महिला की आवाज़ को बैलेंस करना, यानी उसके अनुकूल आपको गायकी पेश करना, ये वास्तव में ही बहुत कठिन काम है। तो वो पहला मंच प्रदर्शन था जो मैंने इंडिविजुअल एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे गाया। संगीत हुँ। नाटक अकादमी दिल्ली से वो ऑर्गनाइज़ हुआ था। उसमें मैंने जब सबसे पहले गाया, तब मुझे वहाँ से पहचान शुरू हुई मिली, क्योंकि मैंने जी। लोगों ने, बड़े-बड़े उस्तादों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अरे ये बहुत अच्छा बच्ची गाई है, और ध्रुपद में पहली बच्ची को हमने इस तरह से सुना है गाते हुए। तो पिताजी को उन्होंने कहा कि इसको ध्रुपद के क्षेत्र में ही ले जाइए। तब मैंने हुँ। सारी अपनी जो अन्य रुचियाँ थी उनको छोड़ कर के ध्रुपद पे पूरा फ़ोकस किया है। तो बिल्कुल। फिर उसके साथ फिर चुनौतियाँ बहुत इसलिए आईं, क्योंकि उस ज़माने में महिलाओं को इतना मंच नहीं था। हुँ। जब मैं गानी मतलब पूरे मंच पे आई, 81-82 का समय रहा है, 1981-82, तब वो महिलाएँ ध्रुपद आपको मंचों पे सुनाई ही बहुत नगण्य ही थी, जो नहीं सुनाई देती थी। तब जाकर के मुझे मंच मिलना एक बहुत बहुत मुश्किल काम हुआ कि बड़े-बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उस पे जाकर के आपको जगह मिलना बार-बार, क्योंकि जहाँ भी होते थे पुरुषों को ही बुलाया जाता था। हुँ। मैं जहाँ भी गाती थी, मेरे पिताजी के पीछे ही गाया करती थी। मैं इंडिविजुअल गाने लग गई थी। फिर भी मुझे मंच बहुत मुश्किल से मिलते थे, क्योंकि वहाँ पुरुषों का ही वर्चस्व रहा हमेशा से। हुँ। जी। और
आज तक का समय है वो मुझे थोड़ा सा कहते हुए भी गुरेज नहीं है कि जितने भी जो मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से पुरस्कृत हुई हूं मैं, किंतु जो सरकारी स्तर के जो आज सबसे बड़े पुरस्कार हैं इतने सालों में 50-60 सालों में किसी महिला ध्रुपद गायिका को नहीं मिला। तो वो बिल्कुल। आज भी वो बहुत बड़ी कमी है वो एक तरह से, क्योंकि जब आज का समय है जब हमारे पुरस्कारों से कलाकारों का कद नापा जाता है, उस दौर में भी हम स्ट्रगल ही हमारा अभी भी है। अभी हम्म। स्ट्रगल नहीं है, बल्कि अब हमने अपने को प्रूव कर दिया। एक तरह से होता है ना कि प्रूव होता है कि हम धीरे 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 अपनी अपनी जो योग्यता से हमने अपने को प्रूव करते आए हैं, और उस प्रूव करने के कारण अवसर धीरे 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 बढ़ते गए हैं। देश विदेश के स्तर पर बिल्कुल। याद किया जा रहा है कि हमने उस चीज को प्रूव किया है अपनी योग्यता से, अपनी लगन से, अपनी साधना से। हम्म। तो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स आपने प्राप्त किए हैं, एक लंबी फहरिस्त है इसकी। आकाशवाणी की आप टॉप ग्रेड कलाकार, और आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आज भी इन प्रस्तुतियों को राष्ट्रीय चैनल्स के माध्यम से देश की सभी दिशाओं तक पहुंचाया जाता है। मगर फिर भी इस विधा के सुधीजनों की अगर बात करें तो आज के वक्त में क्या आपको लगता है उन सुधीजनों में कमी आई है? क्या मानती हैं आप? देखिए, इस समय यदि माने तो ध्रुपद, मैं मेरा जो अनुभव है, और मेरा ही अनुभव नहीं है बल्कि ये एक सार्वजनिक रूप से एक सिद्ध हो गई है बात कि आज ध्रुपद की स्थिति बहुत ऊंचाई पर है। आप देखिए कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे युवा बच्चे ध्रुपद के क्षेत्र में पूरा एक कैरियर लेकर के आ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और रेडियो के ग्रेडेड कलाकार भी हुए हैं। हमारे भी जो अपने शिष्य हैं हमारे, वो ए ग्रेडेड तक पहुंचे हैं आकाशवाणी में। जी। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और सुधी जन का भी यहाँ है कि ध्रुपद को बहुत बड़े बड़े मंचों पर आज बहुत अच्छा स्थान है। और हम देखते हैं कि जहाँ अन्य गायकियां होती है उसके साथ ध्रुपद भी प्रमुखता के साथ पेश किया जा रहा है। और बड़े बड़े जो लीजेंड्स हैं, चाहे वो ध्रुपद और जो ध्रुपद के इंस्ट्रूमेंट हैं, सुरबहार जिसे कहते हैं, ध्रुपद हम्म। शैली का है या वीणा है, उससे हटकर के भी जो लोकप्रिय अन्य शास्त्रीय जो वाद्य हैं, जैसे संतूर है, या गिटार का जो मोहन वीणा स्वरूप है, या अन्य जो वाद्य हैं, सरोद है, इन सब में भी आज ध्रुपद को बड़े बड़े कलाकार लोग अपनी साज के माध्यम से अपना रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं। तो ध्रुपद की स्थिति बहुत अच्छी है, और सुधीजन ध्रुपद के प्रति बहुत आदर आज के समय में है। यूनिवर्सिटी में आपका बहुत लंबा एक श्रेष्ठ करियर रहा है, तो बच्चों का रुझान कैसा पाती थी आप वहां पर? ध्रुपद के प्रति वो लगन, निष्ठा नजर आती है आपको आज के बच्चों में? देखिए, उसी लगन और निष्ठा का ही आज परिणाम है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज में, महारानी कॉलेज, या मैं विश्वविद्यालय संगीत विभाग में रही, हम्म। वहाँ के ही स्टूडेंट आज भी 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से ध्रुपद मेरे पास, जब मैं आज सेवानिवृत्त होकर के 3 साल मुझे अब घर पे से मैं रहती हूँ, तो भी मेरे पास वहाँ के विद्यार्थी इतने सालों से यहाँ आज भी ध्रुपद सीखने के लिए आ रहे हैं। और प्लस वहाँ जब तक मैंने टीचिंग किया, तब तक भी ध्रुपद के प्रति बच्चों का अच्छा रुझान देखने को मिला। क्योंकि मैं मानती हूँ सुषमा जी कि कोई भी जो शिक्षा है वो एक शिक्षक के अपनी योग्यता, अपना एक डेडिकेशन, या अपनी उसके प्रति एक पूरा एक लगन का जो होता है, या उस विधा के विकास के लिए एक शिक्षक का क्या रोल होता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। कहने बिल्कुल। की ये होता है कि पूरी इंडिया में जो ध्रुपद है आज पाठ्यक्रम में, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहने के लिए एक उदाहरण दूं कि हर यूनिवर्सिटी में पहले, आज से लेकर 15-20 साल पहले तक, एक ध्रुपद के अलग अलग विभाग अलग से होते थे। किंतु धीरे 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 एजुकेशन में, क्योंकि वहां ध्रुपद गायकों की या गायिकाओं की नियुक्ति नहीं हुई, नियुक्ति नहीं होने के कारण व्यवस्था में कमी आई। व्यवस्था में हम्म। कमी होने के कारण जो विभाग चल रहे थे वो सब ध्रुपद के बंद हुए। धीरे धीरे पाठ्यक्रम में, जैसे 20 राग का पाठ्यक्रम है, तो हमारे यहाँ ध्रुपद को ऑप्शनल रखा जाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो पाठ्यक्रम लोग बना रहे हैं,
या जो उसके कन्वीनर्स हैं या संयोजन जो लोग करते हैं या यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो उसमें ध्रुपद गायक बिल्कुल नगण्य हो गए हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है कि पाठ्यक्रम में जो शिक्षा के क्षेत्र में ध्रुपद को वो स्थान जो मिलता था, वो धीरे 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 नहीं मिल रहा है। किंतु उसके बावजूद एक राजस्थान की ही मैं बात करती हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया ही है, किंतु पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी जो संस्था है पिताजी ने स्थापित की थी 1984 में रसमंजरी संगीतोपासना केंद्र, और 2001 में इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट लेकर आए थे पिताजी ने। वहां पर हमने बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे करके, और हम अलग से कार्यशालाएं लगाई बच्चों के लिए, मंदिरों में जाकर के, हर स्कूल कॉलेजों में जाकर के ध्रुपद को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और वहां जी। से करके, क्योंकि ध्रुपद स्कूलों में नहीं है, किसी भी देश में चले जाइए, राज्य में चले जाइए, वहां स्कूलों में ध्रुपद को नहीं रखा गया है ना। सिर्फ एक वनस्थली विद्यापीठ में 8वीं 6ठी से म्यूजिक शुरू होता है, वहां वहां आपको धीरे 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 ध्रुपद की बंदिश या इस तरह का शुरू होता है। पिताजी के समय से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे वनस्थली विद्यापीठ में 48 ईयर्स मेरे पिताजी ने पढ़ाया, तो जी। वहां बच्चों में ध्रुपद के जो बीज डालने का काम उन्होंने बहुत किया। जैसे मैं यहाँ आई और पिताजी ने राजस्थान संगीत संस्थान में भी पढ़ाया, और अलग अलग स्कूलों में जाकर हमने अपने खुद के प्रयास से स्कूलों में जाकर ध्रुपद को इंट्रोड्यूस किया। तो आज याद देखिए कि राजस्थान में बच्चा बच्चा भी ध्रुपद का नाम समझने लग गया है, जानने लग गया है। तो बिल्कुल, समझता मतलब, भी है, जानता भी है। हाँ। और दूसरी बात मैं एक और मानती हूँ सुषमा जी, कि आपका जो टीचिंग का जो मामला होता है ना, ये बहुत बहुत बड़ा इसकी भूमिका होती है। कि क्योंकि एक टीचिंग दो पक्षों में मैं मानती हूँ। एक तो आप जहाँ से आप एक साधक पैदा करते हैं, यानी स्कूल, जहाँ से छोटी छोटी उम्र से बच्चों को इस अपनी भारत की, इस जो हमारी संस्कृति की, ये पुरातन संस्कृति है, इसकी जो जहाँ से फाउंडेशन म्यूजिक की बनती है, उस चीज को ले जाना, लेकर के उसको एजुकेट करना स्कूलों में जाकर के, वहां से शिक्षा का एक चीज शुरू होती है। फिर उस लेवल से धीरे धीरे ला करके आप यूनिवर्सिटी लेवल तक उस शिक्षा को लेकर आते हैं। उसको कैसे क्रमिक रूप से, इंटरेस्टिंग रूप से सिखाया जाए, या उसमें क्या इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कौन से तत्व पैदा किए जाएं, संगीत में कौन। नवाचार किए जाएं। हाँ, तो वो नवाचार जो जो किए गए हैं, वो पिताजी ने बहुत सारे किए नवाचार। और हम लोगों ने ट्रेडिशन को तो रखा ही है, किंतु उसके साथ ट्रेडिशन में वो चीजें, ताल को लेकर, साहित्य को लेकर के, रागों को लेकर के बहुत सारी नए नए राग जैसे बनाए, तालें बनाई, कंपोजिशंस बनाए, और अलग अलग भाषाओं में भी बनाए। तो ये सब जो चीजें हैं बच्चों को प्रेरित करती हैं एक तरह से। दूसरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर बात करना चाह रही थी कि इंटरनेशनल स्तर तक आकर्षित बनाने के लिए आपकी एक बहुत लंबी यात्रा है, बहुत से नवाचार आपने और आपके पिताजी ने मिलकर करे ताकि इस विधा को लोकप्रिय बनाया जाए। बहुत मेहनत, लगन, निष्ठा मांगती है संगीत की ये विधा। तो क्या रियाज, जिस तरह की साधना पहले होती थी, प्रैक्टिस का जो पुराना चलन था, वो आज आप बच्चों में पाती हैं? क्योंकि आजकल यूं कहें कि 2 मिनट नूडल का जमाना है, तो क्या कमी आपको महसूस होती है आज के माहौल में इसके प्रति? थोड़ा सा देखिए, वो स्थितियां, परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां मान लीजिए, या उस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति की जो एक प्रणाली है, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन है। बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, आज का जो समय है वो आर्थिक युग है, वैज्ञानिक युग है। धीरे 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 अर्थ की ओर पूरा समाज जा रहा है। पूरा हमारा जो पूरा ग्लोबल है वो उसी साइड पर है। पूरा कमर्शलाइज हो गया है ये पूरा अपना जो सिनेरियो है, उसमें ये साधनात्मक विद्या, जिसे अब बैजू बावरा ने कहा, जीवन जीव मुक्ति को रूप साधे, हम्म। तब पावे ज्ञान को मरम गुनीजन सुनो। अब ये योगात्मक विद्या है। स्वर पान अपान वियान उदान समान, या विध नाद प्रकट होवे बेजू गुरु ज्ञान। अब जहां तो हम योग की बात कर रहे हैं, है ना। और अब आपको योग के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। उसके लिए समय की भी डिमांड होगी। जब तक आप उसके लिए पूरा अपने शरीर को एक तरह से तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप इस गायकी को बहुत समय तक नहीं ले जा सका। वो अपनी जगह है, किंतु अब आज समय की मांग ऐसी है कि बच्चे को अपना
करियर भी बनाना है, दूसरा बहुत चुनौतियाँ हैं उसके सामने। उसको कि आजकल नौकरियों की कमी मान लीजिए, म्यूज़िक में जहाँ मैं म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट में बात कर रही हूँ। जी। नौकरी कम हो गई हैं, बच्चों के लिए अर्थोपार्जन बहुत मुश्किल काम हो गया है। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया कि हमारा बच्चा कैसे जो है कि वो अर्थोपार्जन के लायक बने। वो सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, वो सब चीज़ें आती हैं। पर बच्चों को हम एक ही बात कहते हैं कि देखिए सवेरे का जो समय होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 हुँ, बजे आप उठिए, 4 बजे आपको कोई भी दुनिया का व्यक्ति है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप 4 से यदि 6 बजे की भी साधना यदि कर लेंगे, तो आप मेंटेन अपने दिमाग को भी कर सकते हैं, आगे की पूरी प्रक्रिया को। आजकल बच्चे क्या है रात-रात भर तो जगते हैं और सवेरे सोते हैं, है ना? वो एक उल्टा सारा एक ढर्रा है, वो समाज का ढाँचा है, वो चेंज हो गया। किंतु हुँ, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि यदि आपने ठान रखा है जीवन में, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी तक पढ़े हैं, डीलिट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो पूरी तरह से ध्रुपद को गा रहे हैं, उसके लिए समर्पित हो रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ सुषमा जी कि कठिन समय है, मान लिया कि बहुत चुनौती का समय है एक नई पीढ़ी के लिए, किंतु यदि नई पीढ़ी यदि ठान ले, यदि यदि आदमी अपने जीवन में कोई उद्देश्य को अपने जीवन का मोटो बना ले, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। बिल्कुल और ये आपने भी प्रूव किया है, जी। एक ऐसी विधा को अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले देखिए, जाकर। मैंने भी बचपन से ऐसे निकाला, आपको बताया है कि 4 बजे से लेकर हम लोगों ने 6-7 बजे तक सीखा, साधना की। फिर दिन में जब भी हमको टाइम मिलता था 1 घंटा, यदि हमको शाम को मिलता था, हम 1 घंटा भी रियाज़ करते थे। रात को भी हुँ, 2-3 घंटा रियाज़ करके, कई बार पिताजी के साथ बैठ-बैठ के हम लोगों ने 5-5, 6-6 घंटा। और जहाँ तक एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ सुषमा जी कि 8 हुँ, घंटे की नींद कहते हैं कि एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। मैं अपने पूरे जीवन का, आप मेरे पड़ोसी जानते हैं, मैं जहाँ बचपन से बड़ी हुई वो सब जानते हैं आस-पास के लोग, कि मैं जीवन में 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा, 4 घंटा ये मेरी जीवन में दिन भर की और रात भर की नींद है। मैं पूरा अच्छा। समय मेरा रियाज़, साधना, मेहनत में गया है हुँ, ना? बिल्कुल। तो वही बात है, ये साधना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, तपस्या करनी पड़ेगी। और ध्रुपद जैसी विधा के लिए तो थोड़ा-सा कठिन ज़रूर है, किंतु बच्चे आ रहे हैं और बच्चों हुँ, को एक एक हम लोगों ने मेथड भी बनाया है सुषमा जी, जैसे कैसे हम कठिन चीज़ को सरलता से कैसे साध सकते हैं, कुछ हम लोगों ने नवाचार करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ टेक्निक्स भी डेवलप किए हैं। तो उससे जी, भी आप देखिए कि हम सिटी पैलेस में कैंप लेते हैं या स्कूलों में 1-1 महीने का कैंप लेते हैं। अभी जेकेके में मैंने नवंबर से लिया था। 1 महीने में लोग आश्चर्य कर रहे थे, 15-17 दिन का शिविर था। बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े तक, 1 महीने में एक गायकी को, पूरा एक गायकी को और बड़े कमांड के साथ बच्चे पेश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भई ये बच्चे-बच्चे भी ताल लगा के गा रहे हैं, सुर लगा के गा रहे हैं। जी। तो हम लोगों ने टेक्नीक डेवलप की है। और आप प्रेरणामयी उदाहरण हैं, सभी के सामने तो ऐसा मुमकिन हो पाता है। डॉक्टर मधु संगीत एक जो आत्मिक शांति के रूप में भी लोग इसको आत्मसात करते हैं, कुछ व्यवसाय के रूप में लेते हैं और कुछ के लिए ये एक थेरेपी की तरह होता है। तो जी। आप क्या समझती हैं किस तरह के बदलाव लाने की क्षमता रखता है संगीत? देखिए, जिसके पास संगीत होता है ना, उसका तो जीवन ही अनुशासित हो जाता है। मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि जिसने संगीत को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है या अंगीकार कर लिया है, वो उसके जीवन में एक तरह नैतिकता का या अनुशासन है, वो अपने आप खुद ब खुद चलाता है। जैसे आप 4 बजे उठ के साधना करेंगे तो पूरा जीवन आपके सिस्टम में आ जाता है। रियाज़ क्योंकि ज़रूरी है, यदि उसने ये महत्व समझ लिया गुरु के द्वारा कि ये संगीत है, ये साधना हमको ऐसे-ऐसे करनी है, इस तरह से करनी है, तो वो व्यक्ति उस तरह से साधना करेगा। तो जीवन हुँ, में एक तो अनुशासन आता है, दूसरा आप में विनम्रता आती है, क्योंकि गुरु के सामने जब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी गुरु के प्रति, जब तक आपको विद्या नहीं आपकी आपको प्राप्त हो सकती या उसका विकास हो सकता है। तो यानी आपके जो व्यवहार में ही नम्रता ले आते हैं, जो वो जो नम्रता जो आती है आप में,
वो आपके आपसी जितने भी सामाजिक व्यवहार होते हैं, चाहे वो माता-पिता के प्रति हो, चाहे फ्रेंड्स के हो, चाहे अन्य शिक्षक के प्रति हो, चाहे आपके दोस्तों के प्रति हो, पड़ोसियों के प्रति हो, पूरे आपके जो नेचर में ही फ़र्क आ जाता है। और आप हुँ, एक एक शांति प्रिय आदमी हो जाते हैं, क्योंकि संगीत अपने आप में ही संगीत में ऐसी प्रकृति है, क्योंकि वो प्रकृति से भी संबंधित है संगीत। संगीत है और प्रकृति में भी एक आपको एक माधुर्य दिखाई देता है। एक आपको उसमें एक उन्नति या एक विकास दिखाई देता है। जैसे कली से पुष्प एक पुष्पित होता है तो आपको खुशी होती है उसको देखकर। ऐसे ही हमारे में यदि विकास होता है तो हमको एक अंदर से खुशी होती है। तो आप में एक ऊर्जा का भी काम संगीत करता है। तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को संगीत जहाँ आ गया, वहाँ आपके और मैं तो ये हमारे घर में तो बड़े लोग ये और कहते हैं कि बच्चियों को तो संगीत ज़रूर सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ही नहीं बल्कि 2-2 घरों में वो और उसके द्वारा पूरे समाज में वो उस तरह का एक संस्कार का काम उसके द्वारा हो सकता है। तो बहुत ये खूबसूरत बदलाव ला सकती हैं। जी, हाँ, बिल्कुल। जी। तो और मूड एनहांसर भी होता है संगीत। आप कैसे भी मूड में हो, संगीत के बीच आ जाएँगे, तो आपका मूड एकदम से बदल जाएगा। थेरेपी का काम तो संगीत कर ही रहा है। आज तो बड़े-बड़े थेरेपीज़ के सेंटर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे ले लीजिए, पर वो एक अलग बात है। किंतु हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बैजू का भी एक आपको एक पंक्तियाँ सुनाई थी, सुरपान, अपान, व्यान ये सब यौगिक विद्या हैं। यानी ये हुँ, थेरेपी का काम तो करेंगी ही करेंगी। और बिल्कुल। नाद का मतलब भी होता है कि ये प्राण वायु और अग्नि वायु जो शरीर की होती है उससे ही तो नाद पैदा होता है। तो ये हुँ, आपके शरीर में ये आपके जैसा हाइपरटेंशन्स हो रहे हैं आजकल समाज में बहुत है। वो जहाँ संगीत होगा वो आपका जो हाइपरटेंशन है वो अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको डाइवर्ट कर देगा। ऐसे ही बिल्कुल। बीमारियों में मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एक हमारे एक थी बहुत बुजुर्ग महिला थी वनस्थली में, वो हम लोग जब 4 बजे रियाज़ करते तो उनको अस्थमा की बीमारी हुई थी। हुँ, उनका नाम होता था श्रीमती दया व्यास जी, है ना? वो बाद में योग गुरु भी बनी। तो अच्छा। हाँ, वो पिताजी उनको 4 बजे सुर साधना के लिए बुलाते थे और उनको कहते थे कि आपकी दमे की जो बीमारी है साँस की, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और वो ठीक हुई। ऐसे नहीं बहुत सारे जो थे जिन लोगों ने संगीत को लिया उनके लिए थेरेपी का काम संगीत ने किया। बिल्कुल। तो डॉक्टर मधु ध्रुपद को बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँचाने में आज भी प्रयासरत हैं और एक इसे एक इंटरेस्टिंग विधा बनाने में भी उनके प्रयास चल रहे हैं, नवाचार के माध्यम से जो लोगों को सभागार में लाने को मजबूर भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाने वाले छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए मैं अंतिम जो आपने मेरे से एक पूरा क्रीम पूछा है, उससे जी। पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ अपनी तरफ से और ज़रूर कहना चाहती हूँ हुँ, कि आकाशवाणी है, उसका रोल मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है। 1982 में मैंने पूरी आकाशवाणी में पूरी इंडिया में पहला पुरस्कार लिया था 81-82 में। तब मैं जी। वो डायरेक्ट ग्रेडेड कलाकार हुई थी। यानी वो एक मेरे लिए मंदिर था जहाँ पहला पुष्प आपने समर्पित किया और आपका वो जो पुष्प वो भगवान ने स्वीकार करके आपको इस क्षेत्र में ले आई। अब जहाँ मैं आज टॉप हुई हूँ, तो कहने का मतलब है आकाशवाणी का कितना बड़ा रोल है, जिसके हुँ, द्वारा पूरे देश और विश्व में मेरा अपना गायन गया है। तो आकाशवाणी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दूरदर्शन का साथ में। और अंतिम जो आपने मेरे से पूछा है उसके लिए मैं युवाओं के लिए एक ही बात कहूँगी कि कहीं भटकाव ना लाएँ और यदि आपकी साधना पक्की है, आपका यदि समर्पण पक्का है और यदि आपके जीवन में संयम और धैर्य है और नैतिकता सबसे बड़ी ऊपर वो सब मैं सबसे ऊपर नैतिकता को रखती हूँ। यदि आपके जीवन में ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं भी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं कर सकते, आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी और और सिर्फ़ इसी में ही सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपके अपने जीवन में भी जो आपने सोच रखा है, वो भी सब चीज़ें सज उसी से कंप्लीट होंगी, उससे सज जाएँगी और हुँ, कुछ भी कठिन नहीं है जीवन में। यदि आपने उसमें यदि अपना ठान लिया है और दूसरा लॉन्ग कट ही है, ये शॉर्टकट ना मानें। इसलिए संयम और धैर्य ज़रूर रखें और फिर अपने जो जिनसे हमको ज्ञान लेना है, उनके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए
उनके प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी आपको संगीत मिलेगा और ये आपको जीवन में सफलता के पायदान पे पहुँचाएगा। बिल्कुल, आपकी ये सभी इंटरेस्टिंग बातें सुनकर आपकी जीवन यात्रा में झाँकते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हम चाहेंगे कि इसकी समाप्ति में आप कुछ बानगी 2 पंक्तियों की प्रस्तुत करें। हाँ, हाँ। देखिए जो हम कुछ नई रागें जैसे कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं तो एक कंपोज़िशन जो बनाया था जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जी, और जो नवदुर्गा आती हैं उसमें जो 9 दुर्गा होती हैं हमारी उस वो 9 दुर्गाओं को अपने लिटरेचर और उसको राग में ढाल करके एक जो कंपोजिशन आज तक नहीं बने कभी और 9 दुर्गाएँ कौन-कौन से क्रमबद्ध हैं वो हमको याद होना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने उसको एक कंपोजिशन बनाया उसका, वो अच्छा। थोड़ा आपको सुना देती हूँ। जय परमेश्वरी जय परमेश्वरी शैलपुत्री दुर्गा ब्रह्मचारिणी दुर्गा चंद्रघंटा पुष्पांडा दुर्गा जय परमेश्वरी जय परमेश्वरी जय परमेश्वरी स्कंद माता दुर्गा कात्यायनी दुर्गा कालरात्रि दुर्गा महागौरी सिद्धिदात्री दुर्गा महागौरी सिद्धिदात्री दुर्गा महागौरी सिद्धिदात्री दुर्गा जय परमेश्वरी जय परमेश्वरी जय जय परमेश्वरी जय क्या बात है डॉक्टर मधु। आपका बेहद दिल से शुक्रिया। इस पुरातन विधा को आप अपनी निष्ठा, लगन और नवाचारों से नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने थैंक जीवन के जो भी प्रसंग हैं आपके साथ शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।